50 साल पुराना एक मुर्दा इन दिनों अट्टहास करता घूम रहा है, या कहूं कि ऐसा कहा जा रहा है। इस मुर्दे की कुछ कुछ यादें मेरे जेहन में भी हैं और कुछ बातें जो इस मुर्दे के बारे में मैंने बाद में जानी। तो मुझे लगा कि इस मुर्दे के बारे में मैंने कितना जाना और कितना समझा, इस बारे में बात करने के लिए ये सबसे बेहतर दौर है जब कहा जा रहा है कि मुर्दा अट्टहास करता फिर रहा है। मैं 1975 के आपातकाल की बात कर रहा हूं। 25 जून आधी रात को लगाई गई इंदिरा गांधी की इमरजेंसी, जिसे सेलिब्रेट करने का सरकारी फरमान जारी हो चुका है। कहा जा रहा है कि अब से मतलब अगले साल से 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कुछ यादें और कुछ इधर उधर की जानकारियां मैंने बटोरी है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बात बोलेगी। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं सरकार की नहीं सरोकारों की बात। दोस्तों, सरोकारों की बात करने के लिए मुझे कोई फंड नहीं मिलता। सरकार की टेढ़ी नजर अलग रहती है। आप वीडियो अंत तक देखते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, तो ये मेरा सबसे बड़ा फंड होता है। आगे बढ़े। 1975 में जब देश में आपातकाल लगाया गया था, तब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, शायद दूसरी या तीसरी क्लास में। लेकिन हम बच्चे भी इमरजेंसी से नाराज थे। बाकी कुछ कर तो नहीं सकते थे, तो हम इंदिरा गांधी के खिलाफ गालियों की तुकबंदी करते थे और अक्सर नारों के रूप में इन गालियों को उछालते थे। लेकिन पहले चारों तरफ देख लेते थे कि कोई बड़ा हमें न सुन रहा हो। एक बार हमारे गुरुजी ने सुन लिया था और उठक बैठक करने की सजा भी दी थी। गुरुजी का उस समय का भाव आज 50 साल बाद भी मुझे हूबहू याद है। उन्होंने बड़े ही निरपेक्ष भाव से हमें सजा सुनाई थी। दूसरे शब्दों में कहूं तो बड़े ही क्यूट तरीके से। साफ लग रहा था कि अंदर से वे इन नारों से संतुष्ट थे, लेकिन इमरजेंसी के उस दौर में कौन किस बात पर किसकी शिकायत कर दे, आशंका बनी रहती थी। हम बच्चे सबसे ज्यादा नाराज थे नसबंदी से, बल्कि हमारे लिए तो इमरजेंसी का मतलब ही था नसबंदी। हम में से ज्यादातर के पिता या अन्य नजदीकी संबंधियों की भी जबरदस्ती नसबंदी करवाई गई थी। तब हमारी समझ ये थी कि नसबंदी में प्राइवेट पार्ट को काट दिया जाता है। ये हम बच्चों के लिए बेहद कष्टदायक कल्पना थी। हमारा यह कष्ट इंदिरा गांधी के लिए गालियों की तुकबंदी के रूप में सामने आता था। बाद में इमरजेंसी के बारे में जाना, पढ़ा, समझा तो कई नई बातें सामने आई, नई धारणाएं बनी। एक बात यहां गौर करने वाली है, जब हम बच्चे इंदिरा गांधी और उनकी इमरजेंसी का विरोध अपने तरीके से कर रहे थे, तब कुछ संगठन इमरजेंसी की तारीफ कर रहे थे, चिट्ठियां लिख रहे थे। यह बात बहुत बाद में मुझे पता चली थी। आज उन्हीं संगठनों के लोग सत्ता में हैं और इमरजेंसी लागू किए जाने की तारीख को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का सरकारी फरमान जारी कर रहे हैं। पहली बात मैं यह कहना चाहूंगा कि हत्या दिवस मनाने का हमारे यहाँ कभी कोई चलन नहीं रहा। महात्मा गांधी जिस 30 जनवरी के दिन मारे गए थे, उसे हम महात्मा गांधी शहीद दिवस या महात्मा गांधी की पुण्यतिथि कहते हैं, उनकी हत्या दिवस नहीं कहते। 3 गोली मारकर महात्मा गांधी की हत्या की गई थी, पर हमने इस दिन को महात्मा गांधी हत्या दिवस नहीं कहा। हत्या शब्द नफरत को ध्वनित करता है, खून खराबे को ध्वनित करता है। मैं इस शब्द को खारिज करता हूं। इमरजेंसी भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय है, जरूर है, पर हत्या दिवस कहना क्रूर और अमान्य है। बात निकली है तो कुछ आगे जाएगी जरूर। आज जब 50 साल पहले थोपी गई इमरजेंसी को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फरमान जारी हो ही गया है, तो जरा उन परिस्थितियों को भी जानना चाहिए जो इमरजेंसी का आधार बनी थी, और यह भी कि इमरजेंसी लागू करना वास्तव में किस हद तक संविधान की हत्या थी या फिर हत्या नहीं थी। पहले उस दौर की परिस्थितियों को देखते हैं। इंदिरा गांधी ने कई ऐसे कदम उठाए थे जिससे कई तबके उनसे नाराज हो गए थे। उनके ऐसे ही कुछ फैसलों को सुप्रीम कोर्ट ने
पलट दिया था और इंदिरा गांधी ने अध्यादेश के जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को बदल दिया था। जैसे मोदी जी ने चुनाव आयोग की नियुक्ति वाले पैनल में सीजेआई की को शामिल करने का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसे अध्यादेश के जरिए पलट दिया था, वैसे ही। लेकिन फर्क ये था कि इंदिरा गांधी के फैसले जनता के हित में थे, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। मसलन बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1971 की बात है। तब बैंक सेठ चलाते थे और इंदिरा गांधी ने सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। इंदिरा गांधी के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को खारिज कर दिया। इंदिरा गांधी ने अध्यादेश के जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। एक दूसरा फैसला था प्रीवी पर्स का। आजादी के बाद जब रियासतों को भारत का हिस्सा बनाया गया था तो रियासतों के राजाओं और नवाबों को सरकार की तरफ से प्रीवी पर्स देने का प्रावधान किया गया था। यह एक तरह से अपना राजपाट भारत में शामिल करने वालों का गुजारा भत्ता था। हालांकि ये राजा, महाराजा और नवाब इतनी संपत्ति के मालिक थे कि उन्हें राजपाट के बाद भी किसी प्रीवी पर्स की जरूरत नहीं थी। इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स की व्यवस्था खत्म कर दी। भूतपूर्व राजे, महाराजे और नवाबों को नाराज होना ही था। ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस बार भी इंदिरा गांधी के फैसले को पलट दिया। इस बार इंदिरा गांधी अध्यादेश लाने के बजाय भूतपूर्व राजा महाराजों की मान्यता समाप्त कर दी इंदिरा गांधी ने। इस तरह से 1947 से बिना किसी कामकाज के राजाओं नवाबों को जो देश का पैसा दिया जा रहा था वो बच गया। इसी तरह इंदिरा गांधी ने संविधान में एक बड़ा संशोधन किया था। यहां तक कि संविधान की प्रियम्बल में भी बदलाव किया गया था और उसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ दिए गए थे। इससे दक्षिणपंथी खेमा उनसे बेहद नाराज हो गया था। इन फैसलों के खिलाफ पूंजीपति, भूतपूर्व राजा नवाब और दक्षिणपंथी खेमा एकजुट हो गए थे। वे इंदिरा गांधी को हर हाल में प्रधानमंत्री पद से हटाना चाहते थे। इसका आधार बनाया गया 1971 के रायबरेली का लोकसभा चुनाव, जिसमें इंदिरा गांधी ने राजनारायण को हरा दिया था। राजनारायण से इंदिरा गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक मुकदमा दर्ज करवाया गया, जिसमें उन पर धांधली करके चुनाव जीतने के आरोप लगाए गए। वैसे धांधली के आरोप की एक बड़ी फेहरिस्त थी जो हाई कोर्ट में दी गई, लेकिन कोर्ट ने 2 आरोपों को सही माना, जिनमें प्रमुख था एक अधिकारी द्वारा इंदिरा गांधी की चुनावी सभा के लिए तैयारियां करना। हुआ यह था कि कोई कपूर साहब थे अधिकारी, उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। अभी उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ था और उन्होंने इंदिरा गांधी की जनसभा की तैयारियों के लिए जो काम हो रहे थे उनमें हिस्सा लिया था। इसी आधार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध घोषित कर दिया था। उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी थी। इस फैसले के साथ ही पहले गुजरात में और फिर बिहार में इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया गया। आंदोलन के प्रमुख कर्णधार आरएसएस के लोग थे। तब तक आरएसएस देश में स्वीकार्य नहीं था। महात्मा गांधी की हत्या के बाद इस संगठन के प्रति लोगों में जबरदस्त अस्वीकार्यता थी। लिहाजा बिहार में जयप्रकाश नारायण को इस आंदोलन का मुखिया बना दिया गया और आंदोलन को नाम दिया गया संपूर्ण क्रांति। सिंहासन छोड़ो कि जनता आती है जैसे नारे दिए गए। जयप्रकाश नारायण ने तो पुलिस और सेना तक का आह्वान कर दिया कि वे सरकार के आदेशों का पालन करना बंद कर दें। इसी अफरा तफरी के बीच इंदिरा गांधी ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला होने तक इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद पर बने रहने का आदेश दिया। ये 24 जून 1975 की बात है। उसी रात इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति से देश में आपातकाल लागू करने की अधिसूचना पर हस्ताक्षर करवा लिए। 25 जून की सुबह जब देश सोकर जागा तो देश में आपातकाल लागू हो चुका था। अब जरा देखें कि आपातकाल कितना संवैधानिक था और कितना वास्तव में वह संविधान की हत्या जैसा कुछ था। भारत के संविधान का अनुच्छेद 352 कहता है कि युद्ध देश पर बाहरी आक्रमण अथवा आंतरिक अव्यवस्था,
आंतरिक व्यवस्था असामान्य होने की स्थिति में देश के नागरिकों के अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। 1975 में आंतरिक स्थिति असामान्य होने का हवाला देकर आपातकाल लगाया गया था। एक तरह से देखा जाए तो ऐसे वक्त में जब पुलिस और सेना तक को सरकार का हुक्म न मानने के लिए कहा जा रहा हो, वो भी प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा, तो इन स्थितियां असामान्य तो बिल्कुल थी उस दौरान। और ऐसी स्थितियों में आपातकाल लागू करने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 352 में है। फिर इसे असंवैधानिक कैसे कहा जा सकता है? और इसे संविधान की हत्या कहना तो किसी भी हालत में ठीक नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। अंत में एक बात कहूंगा, इंदिरा गांधी की इमरजेंसी संविधान सम्मत थी, उसे वापस भी इंदिरा गांधी ने ही लिया था। लेकिन आज जिस तरह से अघोषित इमरजेंसी देश पर थोपने का प्रयास किया जा रहा है वह असंवैधानिक है। सत्ताधारी पार्टी से जुड़े लोग जिस तरह सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने का प्रयास कर रहे हैं वह असंवैधानिक है। देश के प्रधानमंत्री जिस तरह से एक समुदाय के खिलाफ टिप्पणी करते हैं अपने चुनावी भाषणों में वह असंवैधानिक है। और भी बहुत कुछ हो रहा है जो असंवैधानिक है। इसलिए 50 साल पुराने मुर्दे को उखाड़ने से बेहतर है कि हम आज के दौर में किए जा रहे असंवैधानिक कार्यों का विरोध करें। देश के सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वालों को संवैधानिक मूल्यों के बारे में बताएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप महसूस करते हैं कि इस वीडियो को बनाने में थोड़ा बहुत मेहनत की गई है और आपको इससे कुछ काम की जानकारी मिली है, तो लाइक कमेंट के साथ शेयर भी करें। यदि आप समर्थ हैं तो अपने जेब खर्च में से एक छोटी सी राशि निकालकर आर्थिक सहयोग करें, क्योंकि मेरी इनकम का कोई साधन नहीं है। आप YouTube पर वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर सहयोग कर सकते हैं। वीडियो में मैंने बार कोड भी लगाया है और डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल भी है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज फॉलो करें। बात बोलेगी .com भी जरूर देखें। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।